हाँ सुनिए, हम लोग लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन देख रहे थे और इसमें हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल अगर किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करे तो उसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा था कि सर्कुलर मोशन दो टाइप का होगा, एक होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहेगी। स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट। हेलो, हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगा और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कैसा होगा? तो वेरिएबल में दो होगा, या तो वो बढ़ रहा होगा ना तो वो घट रहा होगा, ठीक है। अब अगर स्पीड मान लीजिए कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा फोर्स नहीं होगा जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, चाहे वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, क्योंकि अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में आ गया तो स्पीड को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो स्पीड को कम कर देगा। लेकिन इसका डायरेक्शन तो हमेशा बदलना है ना, और डायरेक्शन को कौन सा फोर्स बदलता है? जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो आपको याद होगा कि इधर की तरफ देखा था हम लोगों ने, इसके ऊपर एक फोर्स लगना चाहिए जिसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स कहा था, और जिधर फोर्स उधर क्या होता है? एक्सेलरेशन भी होता है। तो इस डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन भी आएगा, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। अगर मान लीजिए स्पीड को आपको बढ़ाना है, तो स्पीड को बढ़ाना है तो कोई ना कोई फोर्स ऐसा जरूर होगा जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो, और वेलोसिटी के डायरेक्शन वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते थे? टेंजेंशियल फोर्स कहते थे। तो स्पीड भी बढ़ रहा है और साथ साथ डायरेक्शन भी तो बदल रहा है। डायरेक्शन को कौन सा फोर्स बदलता है? वो फोर्स बदलता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। डायरेक्शन बदलना है आपको, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा और इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि इस केस में दो दो फोर्स आएगा, एक होगा टेंजेंशियल फोर्स जो स्पीड बढ़ाएगा, और एक होगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसका डायरेक्शन को चेंज करेगा। यानी कि जो नेट फोर्स होगा वो कहीं कुछ इधर की तरफ ना होगा, जा नेट फोर्स किधर होगा? इधर कहीं तिरछा होगा। और इसी नेट फोर्स का एक कंपोनेंट आके स्पीड बढ़ाएगा और एक कंपोनेंट आके इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि स्पीड को कम करना है, तो स्पीड को कम करना है तो कोई ना कोई ऐसा फोर्स जरूर होना चाहिए जो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, और इसको भी हम लोग टेंजेंशियल फोर्स बोलेंगे, क्योंकि ये टेंजेंट के अलॉन्ग आया है, लेकिन साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी तो बदल रहा है। और अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो कोई ना कोई फोर्स जरूर होना चाहिए जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर भी हो, ठीक है। इस केस में भी जो आपका नेट फोर्स आएगा वो किधर आएगा? इधर आएगा। ये हो जाएगा आपका एफ नेट, सही है। अच्छा, कोई पूछेगा कि एफ नेट आखिर है कितना? तो जब दो फोर्सेस परपेंडिकुलर होती हैं, जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है वो होता है अंडर रूट एक फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरे फोर्स का स्क्वायर, यानी कि एफ टी स्क्वायर प्लस क्या, ऐसा एफ सी स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। और मैं आपको ये भी बता रहा था कि कोई भी फोर्स अपने साथ एक्सेलरेशन लेके आता है। अरे फोर्स का मकसद ही होता है चीज़ों को एक्सेलरेट कराना, है कि नहीं? तो इधर की तरफ अगर टेंजेंशियल फोर्स है तो इधर की तरफ एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा ना। इधर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स है तो इधर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। ठीक उसी तरीके से नीचे की तरफ अगर टेंजेंशियल फोर्स है तो नीचे की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इधर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इधर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो कोई नेट एक्सेलरेशन अगर आपसे पूछेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर ही ना आएगा। हाँ, तो मैंने कहने का मतलब है कि नेट एक्सेलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्शन में आएगा। ठीक उसी तरीके से इस केस में भी नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आएगा? नेट फोर्स के डायरेक्शन में आएगा। अरे जिधर टेंजेंशियल फोर्स उधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिधर सेंट्रीपिटल फोर्स उधर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अरे तो जिधर नेट फोर्स उधर नेट एक्सेलरेशन, ये कौन सी बड़ी बात है? और इस केस में नेट एक्सेलरेशन बताइए कितना आया था? अंडर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, इतना करके आया था, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया था। अब सुनिए, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला याद करना बाबू, वी स्क्वायर बाई आर। क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर। अगर किसी भी चीज में सर्कुलर मोशन हो रहा है और मान लीजिए उसकी स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे कितनी है? v है, और रेडियस कितना है बताइए? अगर r है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन, एकदम तुमको ये रटा हुआ होना चाहिए, और इससे भी कहीं ज्यादा
अगर हम दोनों साइड में m से मल्टीप्लाई कर दें, बोलो, तो ये हो जाएगा m इंटू ए सी और m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है। तो आप बताइए मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इससे भी कहीं ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी स्क्वायर अपन आर। जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? एकदम रटाया हुआ है, सुनते दिमाग में आता है हाफ एम बी स्क्वायर। वैसे ही ये भी रटाया हुआ होना चाहिए। जैसे कोई बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? एम भी स्क्वायर अपन आर। ठीक है, बढ़िया है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बाबू यही वो एक्सेलरेशन है जो स्पीड बढ़ाता है या फिर घटाता है? नहीं समझे? ये एक्सेलरेशन क्या करता है? अरे ये तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला है, स्पीड को बढ़ाने घटाने में इसका कोई रोल। हाँ, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है, और बाबू ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलता है। ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही नहीं स्पीड कहा जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये रेस्पॉन्सिबल होता है स्पीड को बदलने के लिए, यानी यही रेस्पॉन्सिबल है रेट ऑफ चेंज ऑफ, नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी मत कहिए आप इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, आप सोचेंगे कि वेलोसिटी कहने से मैंने क्यों मना किया है? क्योंकि वेलोसिटी में दो चीजें आ जाती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अरे बोलिए, डायरेक्शन का ठेका किसने लिया है? इसने ले लिया है। तो ये डायरेक्शन का ठेका ले रखा है, इसके पास मैग्नीट्यूड का ठेका है। तो मैग्नीट्यूड को हम खाली स्पीड ही ना बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ना कह के हम इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दिस इज द रेस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्पीड। बहुत अच्छा। अब एक काम करिए, आप दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो m इंटू क्या? at इज इक्वल टू m इंटू डी वी बाई डी टी। अरे होगा ना? अब बताओ, मास इंटू एक्सेलरेशन आपको फोर्स देगा, ये कौन सा फोर्स होगा? ये टेंजेंशियल फोर्स होगा। तो दिस विल बिकम m इंटू डी वी बाई डी टी। ये कर लेंगे हम लोग। अरे कुछ नहीं है, मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा है। मास इंटू ये क्या लिखा है? तो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि स्पीड को बदलने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल करेंगे, क्लियर होगा। और सही है। और ये तो खैर हम लोगों ने देख ही लिया था कि अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो आप क्या करिएगा? एफ सी स्क्वायर प्लस एफ टी स्क्वायर। और अगर आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करिएगा? ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ऐसा कर लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा किसकी बात कर रहा है? ये स्पीड की बात कर रहा है। और पार्टिकल का मास कितना है? 10 kg, मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कितना? 10 मीटर। ठीक है, अच्छा है। हाँ, इज गिवन बाई v इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3। चलिए, इसका मतलब हुआ कि एक सर्कल होगा जिसका रेडियस कितना होगा बताइए? 10 मीटर होगा। एक पार्टिकल होगा जिसका मास कितना होगा? 10 kg होगा। और उसकी जो वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा दी। अभी स्पीड ना लिखना होगा। स्पीड दी गई है 2t स्क्वायर प्लस 3, यानी हम यहां से डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर स्पीड पता कर सकते हैं। कोई पूछेगा t इक्वल टू 0 पर स्पीड कितनी होगी, तो कितनी होगी? अरे t इज इक्वल टू 0 पे स्पीड कितनी होगी? तो ये सब मतलब ये बहुत भयानक क्वेश्चन था क्या ये? कुछ तो कोशिश करो कि जीवन में बता सको तुम। हाँ, t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकंड। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर बताओ। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर बताओ। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ। 11। क्या लग रहा है, समय के साथ स्पीड लगातार बढ़ते जा रहा है? नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब हुआ ना कि इस केस में टेंजेंशियल फोर्स होना चाहिए। अरे बिना टेंजेंशियल फोर्स के स्पीड बढ़ेगा क्या? और टेंजेंशियल के साथ साथ सेंट्रीपिटल तो होना ही चाहिए। अरे टेंजेंशियल नहीं भी रहेगा तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स अगर नहीं रहेगा तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो दोनों होना चाहिए। और हमसे शायद नेट फोर्स ही पूछा है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी ये कहानी हमको देखनी है t इज इक्वल टू कब? 1 सेकेंड पे।
तो सुनिए ना, नेट फोर्स निकालना है तो एक काम करिए, पहले सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लीजिए, फिर टेंजेंशियल फोर्स निकाल लीजिए, और नेट फोर्स के लिए हम लोग लिख देंगे अंडर रूट Ft² प्लस Fc²। आइए सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स निकाला जाए। तो बाबू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, अब देख लो इस सबको, क्या होता है, कौन स्क्वायर/r, v²/r, हाँ mv²/r ना होता है, ठीक है। तो इसमें एक v आ रहा है, ओए v टर्म आ रहा है, तो कहने का मतलब m तो हमको पता है 10 kg है, r भी पता है 10 मीटर है, v तो निकाल लिया जाए, और v भी दिया हुआ है, लेकिन कब का v हमको चाहिए, 1 सेकंड का, तो हम लोग निकालेंगे v एट क्या 1 सेकंड, निकाल लिया जाए। हाँ बताइए कितना होगा, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस कितना 3, और जो आपका आंसर होगा वो किस में होगा, मीटर पर सेकंड में होगा। तो वेलोसिटी आ गया 1 सेकंड पे, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन समझना ये 1 सेकंड वाला है, कितना आ गया 5 मीटर पर सेकंड, तो ये वेलोसिटी निकाल लिया। अब बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो होता है mv²/r होता है, ठीक, m की जगह पे 10 kg, v² की जगह पे 5 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई r की जगह पे, मैंने कहीं यूनिट पता है क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि मैं सीधे लास्ट में लिखूंगा क्या, न्यूटन, क्योंकि मुझको पता है निकाल रहा हूं मैं फोर्स, है कि नहीं। अब यहां से देखो ना, 10 से 10 कट गया, 5 50 25, क्या बात है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया 25 न्यूटन, ये देखिए आ गया। चलिए अब टेंजेंशियल फोर्स निकाला जाए। तो बाबू टेंजेंशियल फोर्स होता है मास इनटू dv/dt। तो चलिए सबसे पहले निकाला जाए क्या, dv/, तो dv/dt के लिए हमको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो बताओ ना, इसका डिफरेंशिएशन तो dv/dt लिख दिया गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा 4t, समझ में आ रहा है ना, ये 2 पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और 2 नीचे आएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इस पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अच्छा, और 3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको ये dv/dt कब चाहिए, 1 सेकंड पे ना चाहिए तो क्या किया जाए, t की जगह पे 1 डाल दिया जाए। तो t की जगह पे अगर तुम 1 डाल दोगे तो ये हो जाएगा 4 × कितना 1, तो मिला जुला के मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही ना हो जाएगा ये ना। और आइए हम लोग, अच्छा मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि dv/dt एक्सेलरेशन टाइप की ही ना चीज होगी। हाँ जी, तो हमको लिखना है टेंजेंशियल फोर्स, जो कि होता है m × dv/dt। बहुत बढ़िया, m की जगह पे 10 kg लिखा जाए, और dv/dt की जगह पे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा जाए। तो ना मैंने kg लिखा ना मैंने मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा, क्योंकि मैं सीधे लिखने जा रहा हूँ न्यूटन, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं निकाल रहा हूँ फोर्स। अब यहाँ पर बताइए कितना आ जाएगा ये, तो ये 40 न्यूटन आ जाएगा। अब मैं तैयार हूँ बिल्कुल नेट फोर्स लिखने के लिए। नेट फोर्स हो जाएगा √Fc² प्लस क्या Ft²। चलिए तो ये हो जाएगा √25 का स्क्वायर प्लस कितना 40 का स्क्वायर, और आंसर किस में आएगा, अगर निकाला तो फोर्स ही ना जा रहा है। मैंने कहा है ऐसे सिचुएशंस में अगर कुछ कॉमन हो रहा हो तो ये देखिए ना, 5 × 5 का होल स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है ये 5 × 5 का, और ये लिखा है 5 × 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है, यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर है, तो क्यों ना हम 5 के स्क्वायर को कॉमन लेकर सीधे बाहर निकालें, तो वो क्या बन के बाहर निकलेगा, और अंदर में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और बताओ ना 25 और 64 मिल के कितना होता है 89 होता है। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स √89 न्यूटन, ठीक है। अब देखो ना वैल्यू अब निकालने कौन जाएगा, जैसे 81 81 9 का स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, और ये उसी के ना बीच में आ रहा है, 81 और 100 के लगभग बीच में है ये। तो बीच में क्या है 81 की तरफ ये थोड़ा ज्यादा है, समझ नहीं रहे हो, 81 से बस ये 8 को ज्यादा है, जबकि 100 से तो ये 11 को कम है। तो आंसर एकदम बीचों बीच ना होके थोड़ा सा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं तुम समझ रहे हो, रूट अंडर 81 कितना होता है, और रूट अंडर 100 कितना होता है, तो रूट अंडर हमको 89, अरे तो 9 और 10 के बीच में ना आएगा,
बीच ही में ना आएगा, तो एकदम बीच में नहीं लेंगे ना, काहे कि बाबू क्या है कि 89 81 के थोड़ा ज्यादा करीब है, इससे थोड़ा ज्यादा दूर है, तो आंसर एकदम बीच में यानी कि 9.5 ना लेके थोड़ा सा इसकी तरफ ले जाएंगे। तो इसकी तरफ लेता हूं, ठीक है 9.5 ना लेके मेरा दिल कहता है कि 9.4 लिया जाए, तो ऐसे हम लोग कर लेंगे। कौन निकालने जाता है? मेथड तो सिखाया ही गया है हम लोगों को रूट निकालने का। आता है क्या आपको? सबको आता है? इसमें ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोगों को आता है? जिसको बोल दिया जाएगा तुम 89 का रूट निकाल के बताओ, कितने लोग निकाल सकते हैं? सही में तुम लोगों को आता है? थोड़ा हमको भी सिखा दोगे? वो मेथड दिमाग लगाइए, कभी मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब सोचोगे कि सर तो रिस्क लेकिन हो सकता है, तो पता है उससे निकालने से बढ़िया मैं क्या प्रीफर करूंगा? मैं क्या करूंगा, 94 का स्क्वायर करके देख लूंगा, और मैं देख लूंगा कि इस पे आसपास में पहुंच रहा है कि नहीं। अरे बोलो ना, अगर ज्यादा ही कम हो जा रहा है चाहे ज्यादा ही बढ़ जा रहा है तो उस हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूँ। खैर कोई बात नहीं है। तो मेरा दिल कहता है कि लगभग आंसर कितना होना चाहिए? 9.4 के आसपास में होना चाहिए। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप बता सकते हैं कि कितना आ रहा है। बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल, कोई उसे ढूंढ के लाए ना, जाके कहाँ मेरा पट लगा, कोई बतलाए ना। क्या हो गया? 9.443 आ रहा है। अरे तो चलेगा ना, डेसिमल के एक प्लेस तक तो ठीक है, 9.4 आ जाएगा तो हो गया, रहने दो। अरे रहने दो भाई, सवेरे वालों ने करके बताया था 9.43 ही आता है, वो मैं तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए बोला था कि एक बार चेक कर लो। तो आंसर अब इसको सॉल्व करना तो आसान न रहेगा, तो ये शायद 47 न्यूटन आता है, ये भी सवेरे वालों ने बताया था। हाँ, यहाँ 4.3 ले लीजिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन 9.4 करने पर शायद कितना आ रहा है? 47 आ रहा है। नहीं ना समझ में आया तुमको? हाँ ठीक है। और एक सही तरीका तुमको बताऊं ये सॉल्व करने का, इसको 5 से गुना करने का सही तरीका क्या होता है पता है? हाँ, 5 से गुना करने का मतलब एक तरीका ये भी है कि आप बस इसको क्या कर लीजिए, इसमें एक मतलब डेसिमल इधर एक खिसका दीजिए, मतलब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नहीं समझे? आज 10 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड। तो किसी भी चीज को आधा करना थोड़ा सा साइकोलॉजिकली हमको आसान लगता है। 94 का आधा कोई भी बता देगा, 90 का आधा 45 होता है, 94 का आधा 47 होता है। तो किया क्या मैंने, ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 10 बन गया, 10 इसको 94 बना देगा, और 2 से डिवाइड करिएगा 47 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आएगा बताइए? तो जगह ही नहीं बचा, देख रहे हो। हाँ, आंसर इसका आएगा 47 न्यूटन के आसपास में आ जाएगा। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम एंगुलर पैरामीटर, सब सुनिए। हम लोगों ने इससे पहले पोजीशन पढ़ा है। अरे बाबू पोजीशन पढ़ा है। जैसे ये एक्स हुआ करता था, ये क्या, और ये जेड हुआ करता था। कोई बोलता था इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? क्या है ये, सही है क्या घड़ी? हाँ ठीक है। इस पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? तो याद है हम लोग ऐसे ऐसे कर लिया करते थे और बताते थे देखिए यही है पोजीशन। जा पॉइंट का पोजीशन क्या होगा? तो हम ओरिजिन को इससे मिला के बताते थे, तो पोजीशन ये होगा। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ऑब्जर्वर को हम लोग कहाँ मानते थे? यही पे मान लेते थे ना। पोजीशन पढ़ा, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा कि कोई पार्टिकल मान लीजिए यहाँ से चल के ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ पहुंचता है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। बोलो। फिर हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा, फिर हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा। अरे बोलिए ना। सारी चीजें एक बार फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, बस सामने लगाएंगे हम लोग क्या, यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब सवाल है कि ये सब जब एंगुलर हैं तो वो क्या था? वो सब लीनियर था। अब लीनियर वर्ड हम लोग यूज इसलिए नहीं करते थे, कोई एक ही था। धैत तेरे की, एक ही था। अब जैसे मान लो कि तुम्हारा नाम क्या है, मान लो कि इसका नाम प्रिंस है, एक और प्रिंस आता है, नहीं है क्या? अच्छा सवेरे आता है।
कोई ऐसे ऐसा है, अच्छा मान लो कि इसका नाम प्रिंस है, इसका नाम भी क्या है, प्रिंस है कि नहीं? तो इसका नाम है प्रिंस, पूरा नाम टाइटल बोलो, ओझा। ये है प्रिंस ओझा, मान लो ये प्रिंस बोझा, ठीक है, मान लो ये बगल वाले का नाम है। तो अगर मान लो ये प्रिंस अकेला इस क्लास में पढ़ रहा है, तो मैं ऑब्वियसली जब भी बुलाना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि प्रिंस तुम आ जाओ। लेकिन अब मान लो कि ये भी प्रिंस नाम का आ गया, अब मुझको बुलाना होगा, अब टाइटल लगाने की जरूरत पड़ जाएगी। अब जब बुलाना होगा तो मैं बोलूंगा कि ना प्रिंस ओझा तुम आओ, चाहे प्रिंस बोझा तुम आओ। तो वही बात है, इससे पहले अकेले जो था ना, तो टाइटल लगाने की जरूरत, हम सिर्फ उसको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब चूंकि एक टाइप का और अब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखने जा रहे हैं, तो इसीलिए अब हम टाइटल के साथ बोलेंगे। तो अब उन सब को बोला जाएगा लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। ये जो V से लिखा करते थे ये क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी। जो R से लिखा करते थे ये लीनियर पोजीशन होगा, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, ये लीनियर एक्सेलरेशन होगा। बोलिए ना। और अब हम एक नया चीज देखने जा रहे हैं, एंगुलर, एंगुलर में ये सारा चीज, ठीक है। अच्छा, अगर हम लिरिक्स पे ध्यान नहीं देना तो लिरिक्स पर ध्यान नहीं दे तो ऐसा ही लगेगा कि भोजपुरी गाना चला रहा है सब, है कि नहीं है? हाँ वही ना, लिरिक्स चेंज कर दे रहा है ये सब। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे एंगुलर पोजीशन। तो बाबू वर्ड ये जो एंगुलर है उसमें एंगल आ रहा है, और एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच में देखा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है और किसी पॉइंट पे वो यहाँ है, अभी आपको वो पॉइंट दिख रहा है क्या? हाँ यहाँ पर है। हमको पता करना है ना कि इसका एंगुलर पोजीशन कितना है, तो कहीं ना कहीं हमको एंगल देखना पड़ेगा, और एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच में देखा जाता है। तो उसके लिए हमको एक रेफरेंस लाइन लेना होगा। जैसे लीनियर पोजीशन के लिए आपको याद होगा कि हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लिया करते थे, रे इसी के रेस्पेक्ट में ना बताया करते थे। तो ठीक उसी तरीके से अब की बार हमको एक रेफरेंस लाइन लेना होगा। कुछ ना दिया रहे तो रेफरेंस लाइन जनरली हम लोग किसको मान लेते हैं, एक्स एक्सिस को मान लेते हैं। उसके बाद अब जब इधर देखिएगा तो ये पॉजिटिव एक्स है, इधर देखिएगा तो ये नेगेटिव एक्स है, तो कहीं बीच में ऐसा ओरिजिन होगा ना यहाँ पे, बोलो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, उस पॉइंट को मिलाते हुए, यहाँ पर है वो गलती से मैंने पॉइंट को मिलाते हुए मैंने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। क्या ड्रॉ कर दिया, ये पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो ये पोजीशन वेक्टर इस एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा, उसी एंगल को बोला जाएगा एंगुलर पोजीशन, डिनोट करेंगे थीटा। तो एंगुलर पोजीशन और कुछ नहीं, वो एंगल ही होता है, एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस। हे भगवान, मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है, हम क्या बोलेंगे अभी, इसका एंगुलर पोजीशन क्या है, 30 डिग्री है। थोड़ी देर के बाद मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला आया 60 डिग्री पे, तो इसका एंगुलर पोजीशन क्या हो गया, 60 डिग्री। बोलो ना, तो एंगुलर पोजीशन एंगल होता है, हो जाएगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हियर थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पी विथ रेस्पेक्ट टू क्या, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में वो हाँ एंगुलर पोजीशन है, ठीक है। बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो आप थोड़ा याद करिए और बताइए, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट में डेफिनेशन क्या पढ़ा था? चेंज इन पोजीशन, मैंने चेंज इन लीनियर पोजीशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन एंगुलर पोजीशन का मतलब हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन करने के दौरान किसी t1 टाइम पर यहाँ है, सही है। तो पहले हम इसका इनिशियल पोजीशन ड्रॉ कर लें। उसके लिए सबसे पहले हमको ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एक्सिस, उसके बाद हमको इसके ओरिजिन से इसको मिलाना पड़ेगा, और ये हो जाएगा इनिशियल एंगुलर पोजीशन। चलिए डिनोट कर देते हैं थीटा 1 से। अरे बोलो ना, अभी सर्कुलर मोशन अगर ये कर रहा है रे, तो थोड़ी देर के बाद कहीं आना होगा, यहाँ पहुंच गया t2 टाइम पे, 10 सेकंड पे आया था, मान लो 15 सेकंड पे यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो अब फाइनल एंगुलर पोजीशन के लिए तुम मिलाओगे ना उसको, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, हाँ मान लो इसको थीटा 2 कह दिया जाए, तो ये हो गया इनिशियल एंगुलर पोजीशन, ये हो गया फाइनल एंगुलर पोजीशन। लेकिन देखा तो कहाँ से जाएगा, एक्स एक्सिस से ही जाएगा। मैं पूछूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट?
तो पार्टिकल यहां से चल के यहीं ना पहुंचा है, अरे तो यही ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे मान लीजिए पहले 45 डिग्री पे था, अभी 60 डिग्री पे पहुंच गया। 45 का मतलब 45 होता है, हाँ 45 पे था, अभी 60 पे पहुंच गया। मैं पूछूं बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 15 डिग्री हुआ है। तो कैसे मिलेगा ये 15 डिग्री? 60 में से 45 को माइनस करके ही ना मिलेगा। तो कहने का मतलब ये जो होगा ना, ये जो होगा ना, इसी को बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाएगा? और ये मिला कैसे है? फाइनल पोजीशन माइनस, और फाइनल माइनस इनिशियल को चेंज कहा जाता है, और चेंज को डिनोट किया जाता है डेल्टा से। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी डिनोटेड बाय क्या बताइए? डेल्टा थीटा, एंड इट विल बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर पोजीशन माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन। समझ में आया? ये कुछ नहीं है इसमें, सब फालतू चीजें हैं। ठीक है, हाँ ये कॉन्सेप्ट सुनिएगा। बोलता है कि बड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं माना जाता है, वेक्टर नहीं माना जाता है, लेकिन छोटा छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माना जाता है। रीजन जानना चाहते हैं? एक कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बराबर होगा वेक्टर बी प्लस वेक्टर। अब आप बोलेगी कौन सी बड़ी बात है? ए में बी को जोड़िए चाहे बी में, रिजल्ट तो सेम ही ना आएगा। तो वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन बड़े बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे अगर हम लोग बड़ा सा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले डेल्टा थीटा 1, एक दूसरा बड़ा सा ले डेल्टा थीटा 2, तो बाबू रे ये बराबर नहीं हो सकता है इसके उल्टा के, यानी कि डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो। बड़ा अजीब लगा आपको कि सर ये क्या है, इसको इसमें आपने किया क्या है? बस इसको बाद में रख दिया, इसको पहले रख दिया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो। कभी कभी हो भी जाएगा, लेकिन कभी कभी नहीं भी होगा, जबकि इसको बराबर होना चाहिए। अगर ये आप बड़े से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर मान रहे हैं तो इनको बराबर होना चाहिए, बिकॉज वेक्टर्स फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, है कि नहीं? तो क्या आप ये चीज जानना चाहते हैं? अब वही पता है, वही पता है, वही अगर हम छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेना, अरे बोलो ना, छोटा सा एंगुलर तो वो बराबर होता है, वो बराबर होता है उल्टा वाले के भी, डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1 इसके बराबर होता है। क्या आप जानना चाहते हैं इसे कैसा हो रहा है? किताब दीजिए। ठीक है, मैं इसमें 2 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स कराऊंगा, बड़ा बड़ा 90 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराया जाए। देखिए एक बार, अच्छा इसको बढ़िया से देखिएगा कि आपको दिख क्या रहा है। ये आदमी आपको सीधा दिख रहा है कि नहीं? देखिए बहुत सीधा आदमी है ये। ठीक है, तो ये जो आपको सीधा आदमी दिख रहा है, अभी देखो इसका मैं 2 डिस्प्लेसमेंट कराऊंगा। एक कराऊंगा मैं यूं, ऐसे कराऊंगा, और एक कराऊंगा मैं ऐसे अपनी तरफ, एक कराऊंगा मैं इधर की तरफ, बोलो, और एक कराऊंगा अपनी तरफ। तो चलिए 90 डिग्री ऐसे घुमाया जाए, तो ये देखिए अभी ऐसा हो गया। अब मैं क्या करूंगा? 90 डिग्री अपनी तरफ घुमाऊंगा। तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये भी तो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। बताओ तुमको क्या दिखा? ये चीज दिखा? अरे ये चीज नहीं दिखा तुमको? ये चीज दिखा? ये वो जगह है जहां से इस पेपर को ऐसे मोड़ा गया है। अरे बोलो जल्दी, अब ध्यान में रखना, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। 90 डिग्री यूं चलेगा, कोई बात नहीं है। 90 डिग्री ऐसे किया गया, और फिर उसके बाद 90 डिग्री मेरी तरफ ऐसे घुमाया गया, तो आपको ये चीज दिखाई दिया। ठीक, अब सेम चीज उल्टा करेंगे, पहले हम अपनी तरफ घुमा लेंगे, उसके बाद इधर घुमाएंगे। नहीं, वही दोनों डिस्प्लेसमेंट है, बस आगे पीछे कर रहे हैं। तो पहले अपनी तरफ घुमा लूं मैं, ये देखो ये ऐसे घूम गया मेरी तरफ। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ? इधर घुमाने वाला हूँ ना। अरे यार, पहले मैंने अपनी तरफ घुमा लिया, ये देखो पहले मैंने अपनी तरफ घुमा लिया, अब मैं घुमाऊंगा इधर के। अरे पिछली बार भी यही दिखा था क्या? रिजल्ट ही अलग आ गया कि नहीं? नहीं ना समझ में आया? पहले क्या दिखा था? ये दिखा था, ऐसे और ऐसे करने से ये दिखा था, लेकिन ऐसे और ऐसे करने से आपको रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर आ गया। बोलिए
इसीलिए बोला जाएगा कि डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 बराबर नहीं है डेल्टा थीटा 2 प्लस डेल्टा थीटा। आप कौन पहले कर रहे हैं इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिजल्ट क्या आने वाला है, ठीक है। लेकिन आप बोलिएगा कि सर छोटा छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब कैसे बराबर हो जाता है, तो एक काम करो ना, थोड़ा सा मैं इधर घुमाऊंगा, थोड़ा सा अपने तरह घुमाऊंगा, देखो ऐसा तिरछा टाइप का कुछ आया, बोलो अब इसी को उल्टा करूंगा, थोड़ा सा अपनी तरह घुमाऊंगा और थोड़ा से, फिर वही आ गया कि नहीं, नहीं समझे आप, रुको रुको फिर से करता हूँ। पहले थोड़ा सा मैं इधर हल्का सा और फिर हल्का सा अपनी तरफ, तो ऐसा नहीं है ये, बोलो एकदम थोड़ा सा। अब इसी चीज को मैं अगर उल्टा करूं, थोड़ा सा अपनी तरफ और फिर थोड़ा सा इधर, फिर वही रिजल्ट आएगा। अरे बोलो, तो छोटे छोटे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स के केस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो जाता है, इसीलिए हम उनको वेक्टर मानेंगे। बड़े बड़े एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर लिखा हुआ है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर वेक्टर क्वांटिटीज व्हाइल लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स आर कैसे स्केलर क्वांटिटीज, बिकॉज स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन बट लार्ज ये फॉलो नहीं करते हैं। बात करेंगे यूनिट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? अरे तो बाबू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ही ना है, हाँ, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। बिल्कुल, मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिगोनोमेट्री का पहला टॉपिक यही था कि डिग्री जो होता है वो यूनिट होता है, लेकिन वो कौन सा यूनिट होता है? प्रैक्टिकल यूनिट होता है। जैसे अभी मैंने उस बुक को जब रोटेट किया था तो मैंने क्या बोला था, मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करने जा रहा हूं, तो प्रैक्टिकली भले मैं डिग्री यूज करूंगा, लेकिन फिर भी ऐसा यूनिट कौन होता है? रेडियन होता है। अच्छा, प्रैक्टिकली एक और यूनिट यूज होता है, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चक्कर। क्या मतलब होता है? चक्कर मतलब होता है। और तीनों का आपस में जो रिलेशन है वो भी बहुत सिंपल है। ये आप जानते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री इज इक्वल टू होगा 1 रिवॉल्यूशन। जा, एक चक्कर में 360 डिग्री होता है और 2 पाई रेडियन होता है। पढ़ा है हम लोगों ने, बोलिए जल्दी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए, अगला कॉन्सेप्ट है एंगुलर वेलोसिटी का। तब सुनो ना, लीनियर वेलोसिटी क्या होता था? रेट ऑफ चेंज ऑफ, अच्छा जब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा तो तुम लीनियर समझ लेना, ठीक है। बार बार कौन लीनियर एंगुलर बोलता रहेगा, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तुम लीनियर समझना। बताओ नॉर्मल वेलोसिटी क्या हुआ करता था? वो जो लीनियर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अभी हमको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, सब कुछ सेम रहेगा, बस अब हम एंगुलर वर्ड यूज करेंगे। तो अब सुनिए क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड क्या? एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अंडरस्टूड होता है, वो बार बार जरूरी नहीं है कि विथ रेस्पेक्ट टू टाइम बोला जाए, ना बोला जाए, तुम समझ लेना कि वो रेट किसके रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लीनियर वेलोसिटी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इसको कैसे पढ़ा जाता है? ओमेगा से। छोटका ओमेगा है ये, बड़का ओमेगा कैसा होता है? ऐसा होता है। नहीं नहीं, नो नो माय डियर, नो। ओम भले उसको, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि m इज इक्वल टू लिखा हुआ है 5 kg, इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे? तो मास, तो क्या m का मतलब मास होता है, आप समझ रहे हैं? ये एक्चुअल में m है, इसका इस्तेमाल किया जाता है मास को डिनोट करने के लिए, है कि नहीं? तो ये इसका सही नाम क्या है? ओमेगा। इसका इस्तेमाल किया जाता है रेजिस्टेंस के यूनिट, जिसको हम लोग ओम कहते हैं, डिनोट करने के लिए। ये नहीं समझ में आया? एक्चुअल नाम इसका ओमेगा है, सही है। इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ओम को डिनोट करने के लिए, चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, तो ओमेगा से हम इसको डिनोट करेंगे। अब हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी रेट हम हमेशा कितने टाइप का देखते हैं? 2। एक देखते हैं हम लोग एवरेज और एक देखते हैं इंस्टेंटेनियस। एवरेज बड़े से टाइम इंटरवल में, इंस्टेंटेनियस एट एन इंस्टेंट। और ये अब तो चलता रहेगा कि जब भी एवरेज आएगा डेल्टा बाई डेल्टा, जब भी इंस्टेंटेनियस आएगा डी बाई डी, ऐसा होगा। बस क्या लिखेंगे तो ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ऊपर लिखा जाएगा, अरे ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना लिखना होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट किया जाता है? डेल्टा थीटा से। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये हो गया नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट रुको, तुम याद करो और बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ करता था? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन हुआ करता था। अरे तो यहां पर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। नहीं समझ में आया? ये हो जाएगा। और ठीक उसी तरीके से जब हम इधर आएंगे तो डेल्टा डेल्टा की जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे? हम डी यूज करेंगे। हम लिखेंगे डी थीटा बाई डी टी, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई छोटा सा टाइम टेकन। ठीक है, जरूरत पड़ेगा देखा जाएगा। अच्छा, इसका भी ऐसा यूनिट होगा ना? तो एक बात बताइए, जो हम लोग ओमेगा देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऊपर में माने समथिंग थीटा टाइप की चीज है और नीचे में टाइम टाइप की चीज। अरे ये बड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन बड़ा सा टाइम टेकन है, ये छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन, लेकिन है तो ऊपर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही ना, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल ही होता है। तो वही कह रहा था कि ऊपर एंगल टाइप की चीज है और नीचे टाइम टाइप की चीज है। तो एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन होता है। और टाइम का क्या होता है? हो गया रेडियन पर सेकेंड। अरे बोलिए क्या? रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात की जाए तो क्या आएगा बताइए? तब डिग्री पर सेकेंड या फिर रिवॉल्यूशन पर, क्या लिख रहा हूं, पर सेकेंड। अच्छा, इसको ना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को आरपीएस भी कहा जाता है शॉर्टकट में। और कहीं ज्यादा फेमस एक और यूनिट है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, और इसको कहा जाता है आरपीएम। आप कभी पंखा उंखा खरीदने जाइएगा तो ये वर्ड आप सुनिएगा। किसी ने सुना है क्या? जाइएगा पंखा खरीदने, बोलिएगा थोड़ा हमको हाई स्पीड पंखा चाहिए, तो वो जो दुकानदार है वो बताता है कि ये पंखा ले लीजिए, ये 1800 आरपीएम का है। बोलो ना, 2000 आरपीएम का है, चाहे 1200 आरपीएम का है। 1200 आरपीएम तो लो स्पीड वाला हो गया। तो आरपीएम बोल के वो बोलना क्या चाह रहा है? वो बोलना चाह रहा है इसका जो डैना है, इसके जो विंग्स हैं, विंग्स ही ना बोला जाएगा अंग्रेजी में, हाँ, इसके जो विंग्स हैं 1 मिनट में 1800 रिवॉल्यूशन कर लेते हैं, 1800 चक्कर। जैसे मान लो लिखा हुआ है कहीं 1800 आरपीएम, व्हाट डज इट मीन? 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट, माने 1 मिनट में 1800 बार चक्कर लगा लेगा वो इतना फास्ट होता है। अरे बोलो हाँ। अच्छा, इसको कभी मन करे कि हम थोड़ा रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे? मिनट की जगह पे हम लोग लिख लेंगे, मिनट की जगह सेकंड लिख देंगे। अरे मिनट की जगह 60 सेकंड लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1800 रिवॉल्यूशन तो रहेगा, और मिनट की जगह पे हमने लिख दिया 60। अभी देखिए ये तो बढ़िया से कट जाएगा, है कि नहीं? मतलब 1 0 से 1 0 गया, और 6 से कटेगा कितनी बार में? 30। ओ माय गॉड, 30 रिवॉल्यूशन पर, माने 1 सेकंड में 30 चक्कर लगा लेता है जब वो पंखा चलता है। 1 सेकंड में कितना चक्कर? 30 चक्कर। आप समझ रहे हैं? अच्छा, इसी को मन करेगा कि हम थोड़ा रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो क्या दिक्कत है? हम 30 को 30 रहने देंगे, अरे बोलिए, और रिवॉल्यूशन की जगह पे 2 पाई रेडियन लिख देंगे। बोलो, और डिवाइडेड बाय नीचे में तो आपका सेकंड है ही, मिला जुला के कितना हो जाएगा? तो 60 पाई रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा, इसी को मन करे कि हम थोड़ा डिग्री पर सेकंड में कन्वर्ट करें, तो बाबू 30 को 30 रहने देंगे, और रिवॉल्यूशन की जगह पे लिखेंगे 360 डिग्री, और डिवाइडेड बाय क्या? सेकंड हो जाएगा। तो 36 यहाँ 108 होता है। 36 का पढ़ा नहीं याद है? क्या करता है रे तुम लोग? 36 कम 36, 36 दूनी 72, 36 यहाँ 108, 36 चौका 104, ये सब नहीं याद है आपको? ठीक है, तो ये 108 हो जाएगा। सही है। कहां तक याद है? 4 तक याद है? अरे दादा, 4 से आसान तो 5 का होता है। चलो कोई बात नहीं।
हाँ ये देखिए, तो ये हो जाएगा 108 और 00 ना हो जाएगा, और इतना डिग्री पर सेकेंड। मैंने आपका पंखा है जो 1800 आरपीएम का है, बाबू 1 सेकंड में वो 10,800 डिग्री एंगल रोटेट कर लेता है। ठीक है, तो जरूरत पड़ेगा तो ये सब हम लोग करेंगे। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। चलिए अगला होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो बताओ ना, अब तक जो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा है उसका डेफिनेशन क्या पढ़ा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कुछ नहीं, ये हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। और फिर वही बात, हमेशा रेट जो होता है कितने टाइप का देखते हैं हम लोग? 2 टाइप का। एक देखते हैं हम लोग एवरेज, दूसरा देखते हैं हम लोग इंस्टेंट। एवरेज की बात होगी तो डेल्टा बाई डेल्टा, इंस्टेंटेनियस की बात होगी तो डी बाई डी, ऐसा आता है, हमेशा ऐसे ही आएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, ये होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऊपर में डेल्टा ओमेगा न लिखना होगा और नीचे में डेल्टा टी आएगा। ठीक है, यहां ऊपर में क्या लिखना होगा? डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। दिल में करार नहीं। चलो देखो देखो क्या हुआ? कोई बात नहीं है। एक चीज और मैं बता रहा था, थोड़ा ध्यान से सुनना। जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगा ना, उसको वेक्टर हम नहीं मानेंगे। कहे कि ये क्या होता है? बड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन बड़ा सा टाइम, और बड़े से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेक्टर नहीं लेते। तो इसीलिए एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर नहीं मानेंगे, लेकिन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर मानेंगे। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग वेक्टर मानेंगे। क्यों? क्योंकि यह है छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपन छोटा सा टाइम इंटरवल, और छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। हे भगवान, तो ये बताइए, ये ऊपर वाला वेक्टर नहीं है और नीचे वाला भी वेक्टर, तो 2 ऐसी चीजें जो वेक्टर नहीं है, वो डिवाइड करोगे तो क्या वेक्टर थोड़े मिल जाएगा? लेकिन यहां तो ऊपर वाला वेक्टर है ना, बोलिए। तो वेक्टर अपॉन जो स्केलर होता है वो वेक्टर ही होता है। सही है, तो इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखिएगा कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो देख ही लिया हम लोगों ने। इसके यूनिट की बात करें बाबू, तो बताओ ना, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको हम लोग डिनोट कैसे कर रहे हैं? कैसे डिनोट कर रहे हैं? अल्फा से। वो एक्चुअली होता क्या है? ऊपर में आता है एंगुलर वेलोसिटी और नीचे में आता है टाइम टाइप का चीज। तो अल्फा के लिए होगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का होता है रेडियन पर सेकेंड, और टाइम का भी होता है सेकेंड, मिलकर हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। नहीं हो जाएगा? तो ऐसा यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होंगी? तो डिग्री पर सेकेंड, और बोलिए ना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, चाहे रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। सही है, चलिए तो देख लीजिए, सब किताब में भी थोड़ा सा झांकते चलिए। बढ़े आगे, चलिए बात करेंगे ये जितने भी एंगुलर पैरामीटर्स हैं वो आखिर लीनियर पैरामीटर्स के साथ किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए लेते हैं कि मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पर है t = 0 पे, और पार्टिकल यहाँ पहुंच गया किसी t = t टाइम पे। रेडियस कितना है बताओ जल्दी? r है। इसकी वेलोसिटी कितनी है? मान लीजिए v है कि नहीं? तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, इस डिस्टेंस को अगर हम लोग क्या कह दें? L कह दें, तो ये आर्क लेंथ हो गया एक तरीके से। तो ये हो गया तुम्हारा इनिशियल पोजीशन और ये हो गया फाइनल पोजीशन। उसको डिनोट करेंगे हम कैसे? हाँ मतलब ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल है, अरे दोनों के बीच का जो, इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा से दिखाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, डेल्टा थीटा भी तो थीटा ही ना आएगा अल्टीमेटली। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि 60 डिग्री से 45 डिग्री घटाओगे तो 15 डिग्री एंगल ही ना है। अरे तो मैंने लिख दिया इसको थीटा। और याद करो,
याद करो जब हम लोगों ने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तो मैंने तुमसे कहा था कि ये रिजल्ट तुम याद रखना। कौन सा रिजल्ट? थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। और मैंने कहा था आगे चल के ये कई बार यूज होने वाला है, तो देखिए हो गया यूज। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो यहां से एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर इंटू थीटा। ये बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। ये एल जो है वो है लीनियर डिस्टेंस। क्या है ये? लीनियर डिस्टेंस नहीं है क्या? अरे लीनियरली इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वही ना एल है। आर जो है वो रेडियस है, और बाबू थीटा जो है वो है एंगुलर डिस्टेंस। अच्छा आप बोलिएगा सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं कहा गया, है कि नहीं? तो कोई बात नहीं, आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि हम इसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं ना बोलेंगे। नहीं नहीं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए तो सीधा लाइन खींचना पड़ेगा, तो हम इसको लीनियर डिस्टेंस बोल रहे हैं, इसीलिए हम इसको एंगुलर डिस्टेंस बोल रहे हैं। और वैसे भी बड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो होता नहीं है, तो काहे के लिए डिस्प्लेसमेंट? तो उसको डिस्टेंस ही बोलो एक तरीके से। तो कोई बात नहीं है, हो गया ये लीनियर डिस्टेंस। अगर आपको चाहिए तो एंगुलर डिस्टेंस में आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे? आर से। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करिए। तो जब डिफरेंशिएट करिएगा तो इधर वाला हो जाएगा dl बाई dt। आर जो है वो कांस्टेंट है, इसके मूवमेंट के दौरान आर में बदलाव नहीं होगा। ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा? और कांस्टेंट चीज है, डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि थीटा तो वेरिएबल है ना। अरे जैसे जैसे आगे जाएगा थीटा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो थीटा वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा। ये एल भी वेरिएबल है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा एल बढ़ता जाएगा कि नहीं, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन आर कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, वो ऐसे ही छाप दिया जाएगा। अब आप बताइए रेट ऑफ चेंज और डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। क्या होता है? स्पीड। वही लीनियर वाली स्पीड हो गई। आर को आर है, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ये तो एंगुलर स्पीड ना हो गया। तो वही बात है, एंगुलर स्पीड में आर से मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको लीनियर स्पीड मिल जाएगा। एंगुलर स्पीड में आर से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट लीनियर स्पीड। अगेन डिफरेंशिएट द इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बताइए, तो ये हो गया dv बाई डी टी। आर कॉन्स्टेंट है, पार्टिसिपेट, एंड हाँ ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है? कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? वेरी गुड, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही ना स्पीड को बदलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये v जो है वेलोसिटी नहीं है, ये v क्या है? स्पीड है, क्योंकि ये था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमको देता है स्पीड, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम से हमको मिलता है कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हो जाएगा r इंटू और डी ओमेगा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हमको देगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सुनो बाबू, जितने भी एंगुलर पैरामीटर्स होते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस भी कह सकते हैं, एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर स्पीड, एंगुलर एक्सेलरेशन, बोलिए उसमें आर से मल्टीप्लाई करते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर वाले में। यानी एंगुलर डिस्टेंस में जब आप आर से मल्टीप्लाई करिएगा तो लीनियर डिस्टेंस मिलेगा। एंगुलर स्पीड बोलो, अरे स्पीड बोलो यार। हाँ, एंगुलर स्पीड में आर से मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर स्पीड मिल जाएगा। और बाबू एंगुलर एक्सेलरेशन में आर से मल्टीप्लाई करोगे तो लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगा। और लीनियर एक्सेलरेशन में कौन सा वाला एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल, टेंजेंशियल की नेट? तो टेंजेंशियल मिलेगा। वही रेस्पॉन्सिबल होता है स्पीड को बदलने की। देख लीजिए ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं। क्या हो गया? हो गया क्या? तुम लोग थक गया है क्या? तुम लोग थक गया है? ठीक है, अच्छी बात है, आगे बढ़े। ये एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील मेकिंग बोल रहा है
कि एक फ्लाई व्हील है जिसका एंगुलर स्पीड कितना दिया हुआ है, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ऐसा दिया हुआ है, इन्हें दिया हुआ है। करना क्या है? अरे कुछ नहीं करना है, उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसको कन्वर्ट करना है किस में? रेडियन पर सेकंड। तो बाबू 120 को तो तुम वैसे ही रहने दो, और रिवॉल्यूशन की जगह पे 2 पाई रेडियन और डिवाइडेड बाय मिनट की जगह पे 60 सेकंड। इसे ही कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। अरे बोलो तो सही, अयो कितना हो जाएगा? 4 पाई रेडियन पर सेकंड। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा ऑप्शन है? डी नहीं है क्या? 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। थोड़ा सा बीच में होना चाहिए था स्पेस, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं है। अरे हो तो गया। ये क्या है? एंगुलर स्पीड कितना है ऑफ सेकंड नीडल ऑफ मैकेनिकल वॉच। अगर एक घड़ी है, उसका सेकंड का सुई जो है, आपको बताना है उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी। शुक्र मेरे मन को किया। क्या हुआ? अरे अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए भाई। सेकंड वाला सुई समझते हो ना? सेकंड वाला सुई, अरे सेकंड वाला सबसे लंबा सबसे पतला नहीं होता है, वैसा ऐसा जो घूमते रहता है ऐसे ऐसे करके। अरे जिसका मूवमेंट हमको दिखता है, बाकी घंटा वाला का हमको दिखता है, मिनट वाले का भी नहीं दिखता है, लेकिन सेकंड वाले का दिखता नहीं है क्या हमको? तो बोल रहे कि अच्छा उसका क्या हो रहा है, कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट थोड़े हो रहा है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही ना हो रहा है। तो बताना है उसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी। कितनी होगी? π/30 रेडियन पर सेकंड होगी। कैसे पता किया आप लोगों ने? हाँ, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं शायद कि सर जो मिनट वाला सुई होता है वो 1 मिनट में 1 चक्कर लगा लेता है। कितने देर में? कितने देर में? 1 मिनट में 1 चक्कर लगा लेता। हो गया, हमको पता चल गया उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट। नहीं समझे आप? 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 1 चक्कर। तो 1 रिवॉल्यूशन की जगह पे हम लोग लिखेंगे 2 पाई रेडियन, और मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड। अभी 2 से कटेगा, कितनी बार में जाएगा? तो ये हो जाएगा π/30 और ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। π/30 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। कुछ तो बोलिए। चलिए ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यहाँ एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कितना? 100 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, कोई एयरप्लेन है? बोलो जल्दी। मेढक लग रहा है, कोई बात नहीं है। एरोप्लेन इसको समझिए ना। और किस स्पीड से चल रहा है? 100 मीटर। और कितने रेडियस में? 100 मीटर। 100 मीटर के रेडियस में ये उड़ रहा है। ठीक है, तो तुमसे पूछ रहा है कि इसकी एंगुलर स्पीड कितनी होगी। तो एंगुलर स्पीड को हम लोग इस तरीके से दिखा लेंगे। अरे कहने का मतलब है कि एरोप्लेन ऐसे ऐसे तो चल रहा है 100 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऐसे ऐसे किस स्पीड से चल रहा है? अभी यहां है, थोड़ी देर के बाद यहां नहीं पहुंच जाएगा। वही तो बताना है कि तो बताइए हम लोग क्या करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है v इज इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा ना, और हमको निकालना ओमेगा ना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा v बाई, तो v इज इक्वल टू लिखा हुआ है कितना? 100। r भी कितना है? और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? रेडियन पर सेकंड में, क्योंकि v को हमने उसके ऐसा यूनिट में ना लिखा था। अरे मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट होता है, और रेडियस को भी हमने उसके ऐसा यूनिट में लिखा है। तो एंगुलर वेलोसिटी भी उसके ऐसा यूनिट में मिलेगा। तो कट कुट के क्या आएगा? 1 रेडियन पर सेकंड। आंसर विल बी 1 रेडियन पर
सेकेंड. एंड वेयर इज द 1 रेडियन पर सेकेंड? हियर. ठीक है, 1 रेडियन पर सेकेंड. हेलो, ठीक है. सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. देखो उसमें पूरा प्रूफ दिया हुआ है ना, देखो ना प्रूफ दिया हुआ है. लेकिन मैं बताऊं तो प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है. मतलब अब स्कूल के एग्जाम में पता नहीं पूछेगा कि नहीं है, वो नहीं इंपॉर्टेंट है. बाकी कहीं नहीं पूछने जा रहा है, लेकिन रिजल्ट इंपॉर्टेंट है. और रिजल्ट आपको पहले से पता है. बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, अरे बोलो कितना होता है? mv²/r. और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? v²/r. बस ये रिजल्ट याद रखिए. ठीक है, आप कभी फुर्सत में हम लोग एक्स्ट्रा क्लास वगैरह में अगर पूछिएगा तो मैं बता दूंगा. अदरवाइज आप घर पे जाके देख लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है. ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मन करे कि ना हमको जानना चाहिए तो उसमें से आप देख सकते हैं. ठीक है, तो जान दे देगा ये है. आगे बढ़े. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अच्छा सुनो बाबू, अब ऐसा है ना कि एक चीज देखो हम समझ गए हैं कि दुनिया में कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा हो. सुन लो इधर देखो बाबू. ओ लड़की, पोछा लगवा देंगे तुमसे हम. दिन दहाड़े ये सब क्या लिख रही थी उस पे तुम? एकदम. मैं कह रहा था एक चीज को लेके हम कंफर्म है कि दुनिया में जहां कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है? वहां कुछ हो चाहे नहीं हो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए. सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही चाहिए, है कि नहीं? और एक कमाल की बात मैं बताऊं, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का दुनिया में कोई फोर्स ही नहीं होता है. कितने लोग हैं जो इस बात को समझ गए हैं? दुनिया में कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना पॉसिबल नहीं है. और सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स होता ही नहीं है. कितने लोग समझ गए हैं? हाँ तुम बोलो तो, क्या बोल रही हो? तुम क्या बोल रही हो? हाँ, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? अब मैं बताता हूं. सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं होता है. डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करते हैं. नहीं समझे? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाम का कोई आदमी होता है क्या? कोई आदमी होता है जिसका नाम लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? बहुत खतरनाक आदमी होगा फिर वो. और कम खतरनाक होगा उसका बाप, ज्यादा खतरनाक. नाम तो उसी ने ना रखा होगा. कोई अपने बेटे का नाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रखेगा? नहीं नहीं, ठीक है, चलता है. दरोगा वकील ये सब चलता है, लोगों का नाम दरोगा वकील होता है. लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको शॉर्टकट में डीएम कहा जाता है. बोलिए, पहले के जमाने में कलेक्टर कहा जाता था. उस नाम का कोई आदमी नहीं ना होता है. डिफरेंट डिफरेंट लोग आते हैं और उस रोल को प्ले करते हैं. जैसे अभी बताइए हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है? कौन कुमार है? कुंदन कुमार है. इसके पहले कौन थे? नीलेश नीलेश चंद्र थे, है कि नहीं? तो ये एक पोस्ट है, ये एक पद है जिस पर डिफरेंट डिफरेंट लोग आके हाँ आसीन होते हैं, मतलब उसका रोल प्ले करते हैं. ठीक उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करते हैं. बोलो. तो आइए हम कुछ सर्कुलर मोशन जो हम अपनी दुनिया में देखते हैं कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन कौन सा फोर्स प्ले कर रहा है. तो सबसे पहले ये कौन है बताइए? ये सूरज है और ये है धरती. और आप जानते हैं कि धरती सूरज के अराउंड चक्कर लगा रही. हालांकि जो चक्कर होता है पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं होता, वो थोड़ा सा इलिप्टिकल होता है. इलिप्टिकल का मतलब हुआ ना, इसको थोड़ा दबा दीजिएगा तो ऐसा टाइप का हो जाएगा. और इतना भी ज्यादा इलिप्टिकल नहीं होता है. हाँ, अंडा नहीं होता है रे. अंडा ऐसा होता है,
इधर ज्यादा इधर कम, ऐसा ना अंडा होता है। अरे अंडा में दोनों साइड का कर्व बराबर होता है क्या? एक साइड थोड़ा नुकीला होता है, एक साइड थोड़ा ऐसा होता है। तो ये दिस इज नॉट द इलिप्स, ये इलिप्स नहीं है। इलिप्स में दोनों साइड का ये होना चाहिए एकदम बराबर, है कि नहीं? खैर उस बात अभी बाद में करेंगे, हम लोग आएंगे जब हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे कि एक्चुअल में इलिप्स को ड्रॉ कैसे किया जाता है, चाहे वो क्या होता है। फिलहाल के लिए हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि धरती का मोशन कैसा है, सर्कुलर। और इलिप्टिकल भी, शांत रहो, इलिप्टिकल भी कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब दूर दूर से देखोगे तो लगभग ही कैसा दिखेगा, अब हल्का सा हम दबा ही दे तो थोड़े पता चलेगा कि ये सर्कुलर नहीं है, बोलो ना। तो लगभग सर्कुलर होता है। अब आप जानते हैं कि धरती को इसके अराउंड चक्कर ना लगाना पड़ता है। अब धरती अगर इसके क्या हो गया, हाँ, अगर मान लीजिए धरती इसके अराउंड चक्कर लगा रही है तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट ले यहाँ पर, तो आप बताइए कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इधर की तरफ होना चाहिए, एक्चुअल में उसका रोल कौन प्ले करता है? कौन प्ले करता है? ऐसा थोड़े कि सूरज सीकड़ बांध के धरती को नचा रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन कोई ना कोई फोर्स होगा ना जिसने इसको बांध के रखा है, कोई ना कोई फोर्स होगा ना जो ये इस पर इधर की तरफ लगा रहा होगा। वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि हियर ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्लेइंग रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सही है। और यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए लग रहा है, या धरती और सूरज एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स इसलिए महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि इनका मास बहुत ज्यादा है। ये 6 × 10⁻24 kg, ये उससे भी लाखों गुना ज्यादा भारी है। अरे बोलो ना। तो अब ज्यादा मास की चीजें अच्छा खासा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा लेती हैं। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। अब अगर हम बात करें, अब ये तो दुनिया के सबसे बड़े सिस्टम्स में से एक सिस्टम था, सोलर सिस्टम। बड़ा सिस्टम है। दुनिया के सबसे छोटे सिस्टम की बात करें तो होता है एटम का सिस्टम। तो एटम के जस्ट बीचों बीच क्या होता है? न्यूक्लियस। एक सबसे कम दाम का हम लोग एटम लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या है? बस एक प्रोटॉन, इतना तो पता होगा। हाइड्रोजन बेचारे के बस न्यूट्रॉन, उसके आगे जाओगे हीलियम लिथियम में जाओगे तो तुमको प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब मिलेगा। हाइड्रोजन के पास सिर्फ क्या होता है? तो एग्जांपल के लिए हम वही हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो मान लीजिए हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और प्लस क्यों लगाया गया है? क्योंकि प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए लगाया गया। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसके अराउंड क्या कर रहा होता है? सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, अकॉर्डिंग टू बोर्स थियरी एंड रदरफोर्ड थियरी। रदरफोर्ड और बोर मॉडल के अनुसार, हालांकि बाद में तो और भी बहुत भयंकर थियरी सब आई हैं। बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऐसे मूव नहीं करते, उसका एक क्लाउड टाइप का होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन हम सबसे पुरानी थियरीज की बात करें जिसमें बोर मॉडल आता था, रदरफोर्ड मॉडल आता था, तो वो लोग कहते थे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा होता है? सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, ऐसा सर्कुलर मोशन। ठीक है। अब यहाँ पर भी सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसको भी तो चाहिए ना सेंट्रीपिटल फोर्स। आप बताइए कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि इधर की तरफ होना चाहिए, उसका रोल कौन प्ले करेगा? कौन प्ले करेगा? बोलो। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स प्ले नहीं करेगा? अब सुनो एक मिनट। जैसे हम लोग जो हैं, हम लोग 60 kg 70 kg के लोग हैं, 50 60 70 kg के, है कि नहीं? हम लोग एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस करते हैं? नहीं कर पाते हैं। अरे बोलिए ना, बोलो। क्या तुमको लग रहा है कि ये तुमको खींच रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है। हम लोग कभी भी एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स होता है। वो बहुत भारी चीजों पे ही लगता है। छोटे मोटे हम जैसे लोगों पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, हम लोगों पे लगेगा भी तो किसका लगेगा? किसी बहुत भारी चीज का। धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, लेकिन एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं ना लगता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे भगवान ने क्या किया कि वो तो सूरज के अराउंड धरती को तो नचा दिया। क्या देके? दोनों को मास देके, और मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स मिला और ये नाचने लगा। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ पर भी वैसे ही नचा देते हैं। तो यहाँ प्रोटॉन रखा, इलेक्ट्रॉन रखा, बोला कि चलो अब नाच खाओ। तो ये नाच ही नहीं रहा था, नाच नहीं रहा था ये। तो पूछा कि क्यों नहीं नाच रहे हो? तो ये बोला कि हमको तो नाचने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स ही नहीं मिल पा रहा है। तो इन्होंने कहा क्यों नहीं मिल पा रहा है? तो इसने कहा कि आपको पता है हम लोगों का मास कितना है? तो इसका मास है 1.67 × 10⁻⁻27। तुमको समझ में आ रही? 10⁻⁻27 का मतलब क्या हुआ?
0.000000026 को जीरो लगाओगे तब 167 लिखोगे हैं। आई तो और हद कर देता है इलेक्ट्रॉन, इसका तो और होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और हल्का है। तो ये बोला कि सुनिए ना, 100 kg का आदमी तो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस ही नहीं कर पाता है, हम लोग बेचारे 10⁻27 kg के लोग क्या ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस कर पाएंगे? तो ये दोनों एक दूसरे का ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस कर ही नहीं पा रहा है, तो कहां से मिल जाएगा इसको सेंट्रीपिटल फोर्स? अरे बहुत कमजोर फोर्स ना है। हाँ, तो अब भगवान को टेंशन हो गया, बोले कि अब इसको कैसे नचाया जाए भाई। तो उन्होंने कहा कि चलो तब आज के बाद से ना तुम लोगों को हम एक और प्रॉपर्टी देते हैं, जिस प्रॉपर्टी का नाम होगा चार्ज। मास से काम चला नहीं चला, तो एक और प्रॉपर्टी देते हैं जिसका नाम है चार्ज, और तुमको लोग दे देते हैं पॉजिटिव चार्ज, या तुमको दे देते हैं नेगेटिव चार्ज। आज के बाद से दो ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स बोला जाएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स भी ये फोर्स एक दूसरे पे लगा सकते हैं। अरे बोलिए जल्दी। हाँ, तो इस प्रकार ये इसको कौन सा फोर्स लगा के अट्रैक्ट करने लगा? इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिव चार्ज है। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। पिछली बार ग्रेविटेशनल फोर्स ने प्ले किया था, अब की बार इलेक्ट्रिक फोर्स प्ले कर रहा है। सही है। चलिए, ये तो सिंपल एक धागे में पत्थर को बांधना चाहा जा रहा है। धागे में पत्थर को बांध के क्या किया जा रहा है? नचा। और वो भी मान लो कि स्पेस में ले जाके हम नचा रहे हैं। स्पेस में इसलिए नचा रहे हैं ताकि बस पत्थर पे धागा ही फोर्स लगाए, बाकी कोई और फोर्स ना लगे। जबकि जमीन पर नचाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है, तो इसीलिए। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसको भी तो चाहिए ना सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा होगा? अरे भाई, तो धागा बंधा है तो टेंशन फोर्स। नहीं समझ में आया? धागा कौन सा फोर्स लगाता है? तो टेंशन दे के हमने इसको नचा दिया। जब बहुत टेंशन हो जाता है ना, तो आदमी नाचने लगता है। हाँ, तो इसको हमने टेंशन देके, तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन सा फोर्स प्ले कर रहा है? टेंशन फोर्स प्ले कर रहा है। क्लियर है? और भी एग्जाम, मौत का कुआं देखा है आपने? ऐसा ही ना होता है। तो इस पे गाड़ियां जो है वो दीवारों पे चलती हैं। कितने लोगों ने नहीं देखा है? तुम अकेले है मौत का कुआं नहीं देखे हो? क्या बात है, 3-4 आदमी ने नहीं देखा है। कोई बात नहीं है, अभी लगा है कि अभी तो खत्म हो गया होगा ना, दिसंबर चल रहा है, खत्म हो गया। उसमें बाबू कुआं टाइप का होता है, कुआं टाइप का ही होता है, थोड़ा सा बड़ा कुआं बनाया जाता है। पहले के जमाने में ना, नहीं यहाँ पे गड्ढा गया, आप देखिए, ये जमीन है ना, गड्ढा किया हुआ है। अरे ये जमीन ही है, क्या है? ये आदमी कहीं चढ़ा नहीं हुआ, ये जमीन ही है। देख रहे हो, बालू वालू दिख रहा है तुमको? जमीन नहीं है क्या? क्या बात करते हो, जमीन है। इधर सब सामान वामान भी देखो रखा हुआ है। तो पहले के जमाने में जब मेला लगने वाला होता था ना, तो पहले आके 10-15 दिन पहले खूब गड्ढा करता था सब। उस गड्ढे में ऐसे पटरी बिछा के कुआं टाइप का बना देता था। अब तो शायद जमीन के ऊपर ही पटरी बिछा दे रहा है। इसके पीछे रीजन है, अभी ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। अरे टूटने फूटने का डर नहीं रहेगा। और ऐसे ही सिर्फ हवा में ऐसा पटरी रखोगे ना, और गाड़ी और कार वार बहुत तेजी से अगर चलेगा तो हिलेगा, टूटने उठने का डर रहता है। ठीक है, तो ये जमीन के अंदर गड्ढा करके बनाया गया। ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या कहना चाहते हो तुम? बोल रहा है कि ज्यादा पढ़ लिया सब। कोई बात नहीं, छोड़ देता हूं मैं। सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। हाँ, तो यहां पर गाड़ियां कहां चल रही हैं बताइए? दीवारों पे चल रही हैं, दीवार पे चलता है। सही है। अब एक बात बताओ, कैसे भी चल रहा है लेकिन हो तो सर्कुलर मोशन ही ना रहा है। मैंने मान के चलो कि ये अगर कुआं है, क्या है बताओ? ये अगर इसको डेथ वेल बोला जाता है, मौत का कुआं, तो इसके ऊपर जो भी गाड़ी कार जो भी चल रहा है वो कर तो बाबू रे सर्कुलर मोशन ही ना रहा है। और सर्कुलर मोशन भी हॉरिजॉन्टल ही है। अरे कैसा है? हॉरिजॉन्टल ही है। तो इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा। तो बाबू इसको भी सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं? तो बताइए नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? mg।
नीचे की तरफ इस पर क्या लग रहा होगा, नीचे की तरफ, इधर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। मैंने अगर इसके हिसाब से बनाए तो ये ना नीचे है, अरे मैंने 3D के हिसाब से बनाया तो ये ना नीचे होगा, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। बताओ ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल लगता है सरफेस के पैरेलल। सरफेस देखो ऐसा है, सरफेस ऐसा ही ना है, तो नीचे mg लग रहा है, चलेगा। ऊपर लगा दे नॉर्मल, तो ऊपर क्या लगाएं, कुछ तो होगा जिसने इसको बैलेंस किया होगा, फ्रिक्शन ने बैलेंस किया है। ये जो चक्का है वो कहाँ जाना चाह रहा है, नीचे, लेकिन फ्रिक्शन ने रोक रखा है। अगर मान लो कि तुमको ये बात प्रूव करना है कि फ्रिक्शन ही इसको गिरने नहीं दे रहा है, तो एक काम करना है, 5 लीटर मोबिल लेके जाना, ठीक है। और जब ये लोग गाड़ी से चला रहे होंगे ना, तो कहीं यहाँ पर बीच में ले जा कैसे ढरका दे देखना, उसके बाद असली का मौत का कुआं होगा ये। सही है, तो एक काम फ्रिक्शन इसको नीचे नहीं आने दे रहा है, ये नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं चाहता कि कभी भी स्लाइडिंग हो। इसकी वजह से ऊपर क्या लग रहा होगा, अरे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, mg करेगा। mg का कंपोनेंट इधर 0, फ्रिक्शन का भी कंपोनेंट इधर 90 डिग्री पे, कोई इफेक्ट नहीं होता है। कौन है जो, हाँ, तो वही फोर्स होगा ना जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा होगा, और सरफेस ऐसा है तो उसके परपेंडिकुलर क्या लगता है, नॉर्म। पार्टिकल जब यहाँ होगा तो इधर लगेगा, पार्टिकल यहाँ होगा तो इधर लगेगा, पार्टिकल यहाँ होगा तो इधर लगेगा। तो यहाँ पर नॉर्मल फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स। नॉर्मल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। इधर की तरफ क्या लगेगा बताइए, नॉर्मल लगेगा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और इधर होना चाहिए फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए एक और चीज, आखिरी चीज मैं आपको बता दूं। मान लीजिए कभी आप सिंपल ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, बोलिए ना, कैसे सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस बना रहा हूं मैं, मान लो टेबल का कोई टॉप है, क्या कहते हो, अरे क्या है ये, और उस पर कोई खिलौने वाली गाड़ी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, अरे नहीं होता है, सर्कुलर मोशन कर रही है। तो मान लो ठीक है, ये आपका कोई गाड़ी है जो सर्कुलर मोशन इसके ऊपर कर रहा है, बोलिए ना। तो मैं पूछूं कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है, तो पहले तो ये बताओ कि नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, तो इधर 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 कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स, वो कौन सा फोर्स होगा जो सरफेस के पैरेलल लगता है, फ्रिक्शन ही ना है, नहीं समझे। तो फ्रिक्शन फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल। देखिए हम लोग भी जैसे मान लीजिए कि सर्कुलर ट्रैक पर गाड़ी चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, चाहे बाइक चला रहे हैं, चाहे खुद दौड़ रहे हैं, चाहे कार चला रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पर, बोलिए ना, हाँ। तो उस केस में ना, जैसे मान लीजिए साइकिल ही चलाया जा रहा है, तो साइकिल का 2 चक्का होगा, एगो ऐसा होगा, मान लो एगो ऐसा होगा, ऐसा ना, तुम अभी घूमे हो गए, तो एगो इधर होगा, तो पता है इस पर कुछ इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगा, इस पर कुछ, रिजल्टेंट फ्रिक्शन किधर आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, नहीं समझे आप। साइकिल के दोनों चक्कों पे फ्रिक्शन तो लगेगा ना, तो दोनों चक्कों पे फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से लगेगा कि जो नेट फ्रिक्शन आएगा वो किधर की तरफ आएगा, सेंटर की तरफ आएगा, बोलिए ना। कार चला रहे हैं आप, सर्कुलर मोशन उसका करा रहे हैं, तो कार के चारों चक्का पे ना फ्रिक्शन लगेगा, तो चारों चक्का पे फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से लगेगा कि जब उस फ्रिक्शन का रिजल्टेंट लिया जाएगा तो किधर आ जाएगा, सेंटर की तरफ। यानी यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैंने 5 एग्जांपल लिए, और 5 एग्जांपल में 5 अलग अलग फोर्सेस ने सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले किया है। बताइए सबसे पहले वाले में किसने किया था, सूरज के केस में, धरती के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ने, दूसरे केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक ने, तीसरे में टेंशन फोर्स ने, चौथे में नॉर्मल फोर्स ने, मौत का कुआं नॉर्मल फोर्स, और 5वें में वही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स नाम का कोई फोर्स नहीं होता है, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करती हैं। क्या बोल रहे हो, ये है कहानी, ठीक है। चलिए।